सिस्टम। तो आज के क्लास में हम लोग का जो मेन डिस्कशन है दैट इज ऑल अबाउट योर एंथैल्पी सेक्शन। पहली चीज तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि एंथैल्पी होता क्या है। ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर है या क्वांटिटी है जो किसी सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट को दिखाता है। किसी सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एंथैल्पी का सहारा लेते हैं। एंथैल्पी का एक सिंपल मतलब अगर बोलो तो एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट कंटेंट। किसी सिस्टम के अंदर कितना हीट आप उस सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर एनर्जी को पूरी तरह से कन्वर्ट करो तो वहां पे जो मौजूद एनर्जी उससे कितना हीट आप निकाल सकते हैं, कितना हीट उसके अंदर हीट कंटेंट मौजूद है, उसको आप कहते हैं एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम में जो हीट का कंटेंट होता है या जिसको आप हीट कंटेंट कहते हैं वो एक्चुअली दो फॉर्म में होता है। एक उसका इंटरनल एनर्जी और दूसरा वहां पे जो आप वर्क का फॉर्मेट रखते हैं, मतलब P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। पता चल रहा है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्क इक्वल्स टू वर्क। कोई भी सिस्टम में हीट दो तरीके से रहता है। एक वहां पे हीट मतलब एक तरह का एनर्जी बोलो, ठीक है। एक वहां इंटरनल एनर्जी का इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क PV वर्क। तो जब आप किसी सिस्टम के एंथैल्पी का कैलकुलेशन करते हैं then it will be equals to internal energy of the system plus pressure into volume of the system, pressure into volume of the system. This sum E plus PV, E is internal energy plus PV is called enthalpy of the system mathematically. But what is general way से कैसे बोलेंगे? किसी सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी का सहारा। और ये इक्वल किसके होता है? E प्लस PV। ये इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। क्लियर है? लिखो थोड़ा नीचे। एंथैल्पी इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। एंथैल्पी इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी which is used for total heat content. It is used for total heat content present in any system. It is used for total heat content present in any system. First one. It is equals to the sum of internal energy and pressure volume product. Internal energy and pressure volume product for any system. Internal energy and pressure volume product for any system. First off, it is a state function. It is a state function which is also extensive property. It is a state function which is also an extensive property. ये स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। ये इनिशियल फाइल स्टेट पे डिपेंड करेगा और एक्सटेंसिव है तो अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एक्सटेंसिव। अब यहाँ पे देखना मैथमेटिकली जब आप इसको लिखोगे याद रखना एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं E प्लस PV। लेकिन थर्मोडायनामिक्स का एक लिमिटेशन हमेशा आप याद रखिएगा। थर्मोडायनामिक्स में जो क्वांटिटीज आपने ना पढ़ रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सिग्निफिकेंट वे से 11th के कोर्स में पढ़ रहे हैं, वो इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है और गिब्स एनर्जी, ठीक है। पता है इन चारों का एक्चुअल कैलकुलेशन करना मुश्किल, इसलिए हमेशा इन क्वांटिटीज से ज्यादा सिग्निफिकेंस थर्मोडायनामिक्स में इनके चेंज वैल्यू पे होता है। आप देखें ना, E का बात थोड़ी देर की है लेकिन दिल्ली पे पूरा एक लॉ है। उसी तरह H का बात आपके सामने है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, लेकिन इससे ज्यादा डिस्कशन डेल H का होगा।
डेल एच, ठीक है। उसी तरह आगे एंट्रोपी आएगा, एस से ज्यादा डिस्कशन डेल एस का होगा, फिर आगे जिप्स एनर्जी आएगा, जी से ज्यादा डिस्कशन डेल जी का होगा। कारण क्या होता है ना, एक्यूरेट मेजरमेंट किसी सिस्टम के अंदर के हीट का करना एक बेहद मुश्किल है, समझा। अभी देखो जैसे हम तुमको बोलेंगे मेरे बॉडी का टोटल हीट कंटेंट काउंट करो, एक से एक इक्विपमेंट लगा दोगे, जितना एक्यूरेसी है सब मेंटेन करोगे, फिर भी कुछ एरर आ जाए। लेकिन अगर हम तुमको ये बताएं कि देखो जी घर से खाना वाना खा के चले थे और यहाँ आके है ना हम 10 जूल वर्क किए, तो तुम तुरंत डेल एच बता दे, हाँ सर 10 जूल आप वर्क किया ना, तो आपका डेल एच जो है वो 10 जूल। बात समझे। इसलिए ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस चेंजेस का होता है कंपैरिजन टू एक्चुअल वैल्यू। ई नहीं डेल ई, एच नहीं डेल एच, जी नहीं डेल जी, एस नहीं डेल एस, इस पे ज्यादा फोकस रहना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एच देख लिया। अब मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने रखें एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखना प्रेशर कांस्टेंट होता है एंथैल्पी का डिस्कशन। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम H इनिशियल लिखेंगे तो E इनिशियल प्लस P V इनिशियल होगा, और H फाइनल अगर हम लिखेंगे तो E फाइनल प्लस P V फाइनल होगा। तो अगर हम यहां से del H लिखें, del H का मतलब है H फाइनल माइनस H इनिशियल, तो अपना दिमाग दौड़ा दो, क्या यहाँ पे E फाइनल माइनस E इनिशियल प्लस P V फाइनल माइनस V इनिशियल आएगा। तो आपके पास del H का इक्वेशन हो गया del E प्लस P del V। आप समझ पा रहे होंगे del E का मतलब है चेंज इन एनर्जी और P del V एक्चुअली सिग्निफाइज फॉर द वर्क, ओके, वर्क। del E चेंज इन एनर्जी प्लस P del, ये हमारे del H का एक इक्वेशन आया। थोड़ा सा आगे बढ़ो, इक्वेशंस एकदम याद होना चाहिए आपको, उसमें कोई इफ एंड बट मत रखिएगा। फॉर आइडियल गैस, चलिए जी आइडियल गैस, PV इज इक्वल्स टू nRT पढ़े हो, सही है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में P del V करें तो देयर इज टू पैरामीटर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड व्हिच कैन बी चेंज। या तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बदलेगा, अच्छा यहाँ पे किसको स्टैंड करता है, आइडियल गैस इक्वेशन है भाई, हमको ये कभी कभी नहीं समझ में आता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है और आप जब कोई क्वेश्चन टच कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड का ले लिए हैं या नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड का ले लिए हैं, तो ऑथेंटिक नहीं है, ये तो आइडियल गैस है। गैस का ही ना मोल लेगा, गैस का ही मोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको लिखने का दो तरीका है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम का चेंज करते हैं तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स RT हो सकता है, या फिर आप जब P del V करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, सही है। या फिर आप अगर चेंज इन नंबर ऑफ P del V करते हैं तो ये दोनों चेंजेस एक साथ हो सकता है, मतलब del nRT प्लस nR del T, करेक्ट है, नहीं समझा, समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ आया, डिफरेंशिएशन याद है, हम जो टच नहीं करना चाह रहे थे, बस देख P into dV ये वाला इज इक्वल्स टू, इसको कांस्टेंट रखेंगे इसको करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे इसको करेंगे, बोलो पढ़ा है? तो एक बार लिख सकते हैं dnRT और एक बार लिख सकते हैं nRDT, लिखते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं सर मेरा टेम्परेचर इस बार कांस्टेंट, तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला चेंज होगा ये वाला नहीं होगा। कोई बोले नहीं सर मेरा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो भाई ये वाला होगा ये नहीं होगा। कोई बोला सर दोनों चेंज करना, दोनों, क्लियर, ठीक है। तो आप जो यहाँ सीखे हैं बोर्ड पे, ये एक से एक न्यूमेरिकल में तुमको परेशान करने के लिए दिया जाए। P del V नहीं देगा, उसके जगह पे है ना बाकी सब देगा, कभी बोलेगा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है, कभी बोलेगा चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, कभी बोलेगा दोनों चेंज हो रहा है। तो आपको जरूरत के हिसाब से क्वेश्चंस को बदलना पड़ता है। सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, तो सबसे ज्यादा ये वाला P del V के जगह पे del NG RT हम लोग लिखते हैं, P del V के जगह पे del NG, G किसके लिए लग गया, गैस, नंबर ऑफ मोल्स गैस, क्योंकि हमको भरोसा है कि आज वाला चीज आप अगले दिन नहीं याद रखिएगा, इसलिए सफिक्स में क्या लगेगा, गैस, ताकि आपको हमेशा
हमेशा जब भी आप उसको पढ़िए आपको याद रहेगी किसका नंबर ऑफ मोल्स लेके चलना है, गैस। बात समझ गए? तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी सब काम का है। तो सभी इक्वेशंस को अगर आप मिला लीजिए तो आपका एक इक्वेशन हो गया del H is equals to del E plus P del B। दूसरा इक्वेशन हो गया del H is equals to del E plus del NG/RT, कांस्टेंट होगा T, ओके। फिर आपका del H का अगला इक्वेशन हो सकता है del E plus NG/R del T, इसमें होगा कांस्टेंट N, करेक्ट ना। और फिर आपका एक इक्वेशन हो सकता है del H is equals to del E plus एक del NG/RT, एक del NG/RT और प्लस NG/R del T। ये चार इक्वेशन है आपके पास। इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है और सबसे ज्यादा यूजफुल है दिस वन, del H is equals to del E plus del NG/RT। तो जो आगे का हम डिस्कशन करेंगे वो उसी को लेके चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल जो स्कूल का जितना न्यूमेरिकल सब इस पे। चलो काम खत्म, ठीक। बाकी आप जब बैठिएगा कंपटीशन में अलग अलग तरह का क्वेश्चंस के लिए, वो कहीं से भी क्वेश्चन दे, ठीक है। तो आपको हर जगह दिमाग खुला रखना। तो del H is equals to del E plus P del B या फिर del H is equals to del E plus del NG/RT, where del NG stands for number of gaseous product minus number of gaseous reactant। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है माइनस रिएक्टेंट में जो गैसेस मोल्स है उसको आपको यूज करना है। आई होप सो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस, ठीक है। चलो नोट करो यार, राइट साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा जस्ट एडजस्ट। गजब मैन का परफॉर्मेंस है जी। चलो नहीं बात, ये del NG वाला मसला थोड़ा और हम लोग क्लियर कर लें क्योंकि हमको इस पे शक है कि आप इसको थोड़ा गलत तरीके से ले लेंगे। हम बार-बार बोल रहे हैं गैसेस मोल्स, ठीक है, बार-बार बोल रहे हैं गैसेस। देखिए फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, मान लो हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन, जैसे हम आपके सामने दो तीन रिएक्शन लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे N2 प्लस बैलेंस भी कर देते हैं, 3H2 एरो 2NH3 है, एक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, हीट का साइन बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2, ये सेकेंड रिएक्शन है। और थर्ड रिएक्शन आपके पास रखा गया है, थर्ड रिएक्शन आपके पास है H2 प्लस I2 एरो 2HI, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो जरा तीनों केस में हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं रहता। आपको पता है इसमें कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है? तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन सेटर चाहेगा कि नहीं थोड़ा बच्चा लोग के लिए क्वेश्चन आसान करें तभी वो जी लिख के देगा गैस, नहीं तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन है, ये गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है। यहाँ कौन है? सॉलिड। हाँ सॉलिड। ये कौन? सॉलिड। ये कौन? ये समझे? अब देखो फर्स्ट केस में कोई हमको बताओ देख के del NG कितना है? del NG कितना है? बोलो बोलो। देखा हमको मेरा शक है 2 की -2 से -2 देखिए देखिए मेरा शक कितना सही था। हाँ आपको बता रहे हैं, आपको बार बार बोला गया कि ये नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मिलेगा। देखिए प्रोडक्ट में तो 2 ही मोल है, रिएक्टेंट में कुल मिला के 4 मोल, तो ये -2 होगा ना।
जी का नंबर आपके सामने कैसे निकलता हो सामने। अब तुम जरा गौर करो, जो तुम्हारा रिलेशन था उस पर भी एक बार फोकस करो। del h इज इक्वल टू del e प्लस del ng आती। हाँ, हम बोले हैं कि इसी वाला को लेके चलते रहेंगे, ठीक है, बाकी जरूरत पड़ेगा तो अपना देख लीजिएगा ऐसा। अब देख, अगर del ng मेरा निगेटिव है, अगर del ng निगेटिव है तो इसका मतलब इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी से कम होगा। बोलो सही है? नहीं समझा? इसमें से माइनस हो रहा ना यार, यहाँ del ng निगेटिव, इसका मतलब माइनस हो, तो मेरा इंथैल्पी जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से कम है। लेकिन जहां मेरा del ng पॉजिटिव है, क्या हम बोल सकते हैं कि del h इज ग्रेटर देन del e? समझ रहे हो कि नहीं? उधर ऑनलाइन में पक्का लो, नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा ना तो बोल दे यार। आवाज आ रही है मेरी? सर अभी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक, वेरी गुड। तो बताओ तुम लोग को समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। ये वाला लास्ट वाले में del ng is equals to 0 है तो बोल सकते हैं कि इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों बराबर होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स डिसाइड करता है। कभी-कभी क्या होगा ना, डाटा देगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का और पूछेगा चेंज इन इंथैल्पी बताओ, तो क्वेश्चन ऐसा रहता है, ठीक है, बात समझा? तो ये रहता है क्वेश्चंस का सेट, आपको समझना पड़ता है। अगर हम लोगों का del ng पॉजिटिव आ जाए, सॉरी del ng निगेटिव आ जाए तो ये वाला केस लगेगा। अगर हम लोगों का del ng पॉजिटिव आ जाए तो ये वाला केस लगेगा, और अगर हम लोगों का del ng 0 आ जाए तो ये वाला केस लगना है। क्लियर है? जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है। अब राइट हैंड साइड वाला नोट हो गया, सब गिरा लो पड़ा, सब उसको नीचे ही रहे। हाँ बोलो ना। कहाँ पर? हाँ, मोल का नंबर माइनस होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, कि हीट का साइन माइनस होगा तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होगा। तो ये हीट का साइन नहीं ना है। जब आप इसका डाटा पुट कीजिएगा तो del h का वो साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वही आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है? जरा देखो सब मिल के देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है? बेसिक वे से एंथैल्पी को आप दो टर्म में डिफाइन करें। एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस, एक ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन बोलो, प्रोसेस बोलो, जिसमें हीट इवॉल्व होगा। बस समझे? हीट इवॉल्व। अगर हीट इवॉल्व होगा तो फाइनल एंथैल्पी सिस्टम का इनिशियल एंथैल्पी से कम होगा, एंड दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी एक्सोथर्मिक। ठीक है? मतलब आप यहां पे अब छोटे छोटे फिगर्स को समझिए। अगर H इनिशियल से H फाइनल कम है, बात समझे? इनिशियल एंथैल्पी से फाइनल एंथैल्पी सिस्टम का कम है, तो ऐसे केस में जो आप del H निकालेंगे, जो ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल एंथैल्पी होगा, क्या हमारे del H का साइन नेगेटिव आएगा, एंड रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक। तो कभी भी अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में कुछ पढ़ें या फिर कुछ लिखें, आपके दिमाग में एक कंटेंट काम करना चाहिए कि फाइनल एंथैल्पी इनिशियल एंथैल्पी से कम होगा। दूसरा, अगर ऐसा हो जाए कि इनिशियल से फाइनल एंथैल्पी बढ़ा, तो ऑब्वियसली इस केस में हमारे del H का साइन आएगा पॉजिटिव, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक चीज बताना जरा सोच के, क्या आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? कोई भी रिएक्शंस के लिए, ये थोड़ा सा आपके कोर्स से थोड़ा हटा हुआ चीज है, हमको नीचे तो वो ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आप ये सोचिए कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें तो CO2 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं?
तो इसका मतलब इस रूम में ला के कोयले का एक पीस रख देंगे, रूम में ऑक्सीजन तो है तो अपने से जलने लगेगा नहीं, तो फिर दोनों में कहीं ना कहीं तो कोई गैप है ना। थ्योरी कहता है C+O2 एरो CO2। हम बोलते हैं तो ठीक है भाई कोयला लिया इस रूम में ऐसे रख दे, ऑक्सीजन तो है ही तो CO2 बन जाएगा, नहीं होता। फ्यूल एनर्जी देता है, करेक्ट। तो जैसे ही तुम मैंने मोटरसाइकिल में फ्यूल भराने लगता है कि अपने से जल, ऑक्सीजन तो है, मतलब यह बीच का एक गैप, उस गैप को नेचर का सेफ्टी मान लेना। नेचर हर चीज में थर्मोडायनेमिकल सेफ्टी लगा के रखा है। मतलब एक है ना AK-47 उठाइएगा सीधा ऐसे तान दीजिएगा और ऐसे दबाइएगा ना तो गोली नहीं चलेगी, उसमें एक बार सेफ्टी लॉक होता है, जब तक वो सेफ्टी लॉक नहीं खुलेगा तब तक गोली नहीं चलेगी। तो ये नेचर का मैकेनिज्म है कि हर जगह सेफ्टी प्रोवाइडेड, हम लोग को भी सेफ्टी दिया गया, ठीक है। अब देखिए उस सेफ्टी का मतलब थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या आपको बताना चाहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे देंगे तो आप जितना देंगे वो उससे ज्यादा लौटाएगा, लेकिन पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आपको देना पड़ेगा। That amount of energy which is required for the conversion of any reactant into product, हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए शुरुआत में कुछ एनर्जी चाहिए ही चाहिए, समझे। फिर उसके बाद आप दीजिएगा मान लीजिए 5, वो देगा तुमको 50, तो तुम बोलेगा 45 का फायदा, बात समझा। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, लेकिन तुमको 5 देना पड़ेगा, बिना 5 के होगा ही नहीं। लकड़ी को जलाना है, मान लो ज्यादा एनर्जी देना है, लेकिन पेट्रोल को जलाने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देना, लेकिन देना है, देना है, ठीक है, इतना भी देना है, देना है। उसको चाहिए इतना सा, इसको चाहिए इतना सा, कोयले को चाहिए थोड़ा और ज्यादा। तुम एक पेज जलाओ, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक मत्ते ऐसा माचिस का जलाओ, एक पेज जलने लगेगा, लेकिन उस एक माचिस के तिल्ली से ये स्केल नहीं जलेगा, सही है, इसको थोड़ा ज्यादा चाहिए। लेकिन उस एक माचिस का तिल्ली छोड़ दो, एक छोटा सा सिगरेट भी फूंक के अगर डाल दो तो पेट्रोल जलने लगेगा, बात सही है। हर जगह जरूरी है आपको देना पड़ेगा, कहीं कम देना पड़ेगा, कहीं ज्यादा देना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए एनर्जी का एक बैरियर क्रिएट किया है नेचर, जब तक आप नहीं दीजिएगा नहीं होगा, भले रिएक्शन में कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम डेफिनेशन लिखा देंगे, that minimum amount of energy which is supplied for the conversion of any reactant to changes into product is called activation energy। अब देखो, हम तुम्हारे सामने दो ग्राफ बनाते हैं, बहुत इजी कोई ग्राफ है, आराम से देखो। मान लो एंथैल्पी को हम वर्टिकल एक्सिस पे दिखाएं और ये मेरा रिएक्टेंट का एंथैल्पी है और यहाँ मेरा प्रोडक्ट का एंथैल्पी है, सही है। ये लेवल देखो, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट के एंथैल्पी को नीचे बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने चल जाएगा, ये जब भी जाएगा ऐसे जाएगा, मतलब आपको पहले इतना एनर्जी देना पड़ेगा, इसको कहते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और फिर जब इसको पार करेगा तो वो ज्यादा लौटाएगा, आप दिए हैं 10 को लौटाया है 15, तो 5 का फायदा। रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक। नहीं समझा, इधर समझ में आया? यस सर। अब इसी का दूसरा देखिए, यहां पे एंथैल्पी है, अब हम यहां पे रिएक्टेंट का एंथैल्पी बना दिए और इस लेवल पे जाके हम यहां प्रोडक्ट का एंथैल्पी बना दिए। तुम भी देख रहा प्रोडक्ट ऊपर है। अब इसका मतलब ये नहीं यहां से यहां जाएगा, पहले इसको इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तुम देगा ये एनर्जी, वो लौटाएगा थोड़ा कम एनर्जी, तुम देगा उसको 10, वो लौटाएगा 8, तो 2 का नुकसान। Reaction is said to be endothermic and change in enthalpy is 2. Change in enthalpy is 2 या change in enthalpy is 5 जैसा हम बोले, क्लियर है। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होता है। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होता है। दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी आपको जरूर देना पड़ता है, बिना एक्टिवेशन एनर्जी के कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज सेफ्टी बैरियर प्रोवाइडेड बाय नेचर
नहीं तो नेचर में जहां भी कोयला और ऑक्सीजन मिलता अपने से जलने लगता। भाई कोई जलाया है तब फिर वो कंटिन्यू होता, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। जैसे कोई स्टूडेंट बोले ड्राइविंग फोर्स, ये सब वो स्पॉन्टेनियस में पड़ेगा, लेकिन अपने से वो नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको शुरुआत ना करें। एक बार आप स्टार्ट कर दो फिर चलने लगे, लेकिन स्टार्ट आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज अब यहां देखो, इस रिएक्शन में हमारा, इस रिएक्शन में अगर हम बोलेंगे तो del H इज नेगेटिव, फाइनल एंथैल्पी, प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट में एंथैल्पी से कम है, रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक कहते हैं। और यहां पे जो बात हो रहा है उसमें del H है हम लोगों का पॉजिटिव, जो हमारा रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा है और उसको आप कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या आप में से किसी को समझने में कहीं दिक्कत? ठीक है, नोट कर रखो। सर रिएक्टेंट का एंथैल्पी और प्रोडक्ट का एंथैल्पी में सर जो रिलेशन बोले सर वो समझ नहीं आ रहा है। नहीं, हम भी नहीं समझ रहे, तुम क्या नहीं समझ रहा, प्लीज थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, बोलिए, थोड़ा बोलिएगा तो और अच्छा रहेगा। सर जो फर्स्ट केस में सर ये concept of heat supply at constant volume and heat supply at constant pressure। समझिएगा, हर टर्म को एकदम दिमाग में क्लियर रखो। मान लीजिए हम लोग के पास एक कंटेनर है, क्लोज्ड है, या आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस है, आप इसको बाहर से हीट सप्लाई किए, हीट सप्लाई है Q, ठीक है। दूसरा है इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा है, मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, समझना। और अंदर में गैस भरा है, ये पिस्टन ऊपर नीचे कर सकता, कोई रोकेगा नहीं इसको। ऊपर नीचे कहने का मतलब है कि बाहर और अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है। आप यहाँ पे भी इसको हीट सप्लाई किए, मान लीजिए ये Q1 लिख देते इसको, ये Q2। अच्छा, इन दोनों में तुम्हारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो तुम सोच पाता है अपने लेवल में, कौन है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कौन है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर? फर्स्ट वाला कौन है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सेकंड वाला कौन है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि जैसे जैसे गर्म होता है ना, पिस्टन थोड़ा ऊपर होता है ताकि अंदर और बाहर का प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे, कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं आता समझ में? तो जब आपसे कोई बोलेगा ना कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो समझिएगा ये कंडीशन है, और हीट सप्लाई एट कांस्टेंट समझिएगा ये कंडीशन है। कभी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम या क्लोज कंटेनर को है ना लिखा जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। वैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर एक बहुत जटिल अरेंजमेंट है, लेकिन आपको उसमें सोच के क्या चलना है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर क्वेश्चंस में लिखा जाएगा। वो कैलोरीमीटर क्या होता है ना, हीट कंटेंट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर करके एक इक्विपमेंट यूज होता है, लेकिन उसका क्लोज्ड होना हमारे काम का चीज है। क्लोज्ड है तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसमें जो हीट सप्लाई करेंगे दैट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप बताओ कि अगर अमाउंट हम गैस का सेम रखें, कंटेनर का वॉल्यूम सब जैसे था मेंटेन है शुरुआत में, अगर सेम चेंज इन टेम्परेचर करना चाहते हैं तो किस केस में हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा? अगर हम सेम चेंज इन टेम्परेचर करना चाहते हैं तो किस केस में हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा? सेकंड वाले में। क्योंकि सेकंड वाले में जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो आप सेकंड वाले में आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, उस हीट सप्लाई का दो यूज हो रहा है। एक यूज हो रहा है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में,
इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा यूज हो रहा है वर्क में, करेक्ट है ना। जबकि इस केस में जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस केस में जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका केवल और केवल एक ही यूज हो रहा है, क्या बोलते हैं, उसका केवल एक यूज क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि इस केस में तो वर्क जीरो, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, इधर हो गया क्या। तो आप जब हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे और आप जब हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो थर्मोडायनामिकली वो तुम्हारे दो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। एक होता है डेल ई और एक होता है डेल एच। तुम्हारे हिसाब से डेल कौन, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज एक्चुअली डेल ई, करेक्ट है। और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज एक्चुअली डेल एच। जब हम बोले कि देखो जी कोई सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो समझ जाना क्यूबी डेल, क्यूबी जो है वो डेल ई के बराबर है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर, देखो कांस्टेंट प्रेशर में है ना, इंटरनल एनर्जी भी है, वर्क भी है, मतलब डेल ई भी है, पी डेल भी है, तो ये क्यूपी है, डेल एच है। यहां केवल डेल ई है, तो क्यूबी है या डेल ई, इसलिए रिलेशन देखो। एक और रिलेशन पर हम लोग पहुंच गए। ये पढ़े क्या, हम इसके जगह पे लिख सकते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल एनर्जी। तो कभी कभी आपको इससे रिलेटेड डिस्कशन भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। अब एक ऐसा टर्म लिखने जा रहे हैं जो आगे जाके परफेक्टली थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम सुने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम सुने, बोलो कुछ तो बताओ क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The amount of heat energy required to increase the temperature of body by 1 degree centigrade. हाँ, अमाउंट ऑफ बॉडी पे डिपेंड, पूरा बोलिए कुछ भी बोलिए, अच्छे से बोलिए, कुछ नहीं पढ़ा। और बात 8वां से सीधा 10वां, 10वां सीधा 11वां, नाम ही नहीं सुना लो, अब क्या। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को आप कितना हीट देंगे कि उसका टेम्परेचर, यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास मतलब 1 kg 1 ग्राम, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से चेंज कर जाए, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सब्सटेंस के 1 मोल को कितना हीट देंगे कि उसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री सी से चेंज कर जाए, उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वर्ड मोलर इसलिए लगा क्योंकि डेफिनेशन में 1 मोल आता है पर मोल। 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर का, सॉरी 1 मोल सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से चेंज करना चाहें, देन अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर यूनिट मास लीजिएगा 1 ग्राम 1 केजी लीजिएगा, देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है। अब जब आप क्यूबी का बात करते हैं, देन इट विल बी इक्वल्स टू एनसीबी डेल टी, और जब आप क्यूबी का बात करते हैं, देन इट विल बी इक्वल्स टू एनसीपी डेल टी। क्यूबी इज heat supplied at constant volume and it will be equals to number of moles of gas or substance, molar specific heat capacity at constant volume into delta. Delta is the change in temperature. और अगर आप constant pressure का लेते हैं QP, heat supplied at constant pressure, then will be equals to number of moles, molar specific heat capacity at constant pressure into delta. ठीक है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं QB से QP बड़ा होता है, QP इज ग्रेटर देन QB, तो याद रखिएगा CP इज ग्रेटर देन CB, ठीक है। और CP माइनस CB ये होता है R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और CP बाय CB ये होता है गामा। पिछले दिन पढ़े थे गामा, ये CP बाय CB होता है।
तो ये डाटा इतना तक दिमाग में रखिए, जरूरत पड़ने पे एक दो क्लास के अंदर आपको Cp माइनस Cv प्रूव करा दिया जाएगा, ठीक है। इवन हम लोग अभी भी कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे, फर्स्ट लॉ के बेसिस पे। नोट करो यहाँ पे, कुछ लिखा देंगे उसके बाद। देखो सबसे पहले ना इसमें ऐसे लिख लेना, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट सप्लाई किए हैं, और दूसरे में लिख लीजिएगा हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट सप्लाई किए हैं, ठीक है। ये जो चेंज इन एनर्जी आप डेली लिखते हैं, ये पी डेल वी लिखते हैं, और इसी के सब को तो आप डेल एच लिखते थे। तो del H stands for QP, and this one that del E it is stands for QB. समझ में आ रहा है? नीचे लिखना, थोड़ा डेफिनेशन लिखना, अलग से लिखना। नीचे में यहाँ पे लिख लेना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C, symbol है C, capital C, molar specific heat capacity, C, capital C। बैस देके लिखना, that amount of heat which is required, that amount of heat which is required to change the temperature of 1 mole of any substance, to change the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree C or 1 Kelvin, 1 mole of any substance by 1 degree C or 1 Kelvin is called molar specific heat capacity, is called molar specific heat capacity। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, it is mainly of two types, it is mainly of two types। फर्स्ट में लिखो molar specific heat capacity at constant volume, molar specific heat capacity at constant volume। molar specific heat capacity at constant volume, ब्रैकेट में लिखना CV, C सफिक्स V। दूसरा लिखो molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat capacity at constant pressure, ब्रैकेट में CP। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपसे पूछा जाता है, CP और CV में रिलेशन। इधर हो गया ना, ये हो गया ना। relationship between CP and CV, इसको आपके सामने कभी कभी मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। MAYOR, मेयर्स फॉर्म क्या होता है देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
कैसा del E is equals to Q plus W, del E is equals to Q plus W, करेक्ट है। अभी जरा गौर करो, हम लोग यहाँ पे अगर लिखें तो यहाँ पे QV is equals to QP plus W लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं NCV del T, यहाँ लिख सकते हैं NCP del T, और यहाँ लिख सकते हैं P del V, सही जा रहा है। अब थोड़ा सा साइन पे आ जाइए। अगर आप वर्क डन बाय सिस्टम लेते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम, तो क्या आपके इस वर्क का साइन नेगेटिव होगा? समझ में आया? तो आपको ऐसे लेके चलना है, फॉर वर्क डन बाय सिस्टम NCV del T, NCP del T माइनस P del V। देखिए जी, आप में से कोई हमसे पूछ सकता है कि सर बाय सिस्टम क्यों लिए? क्योंकि जो आप अभी पीछे का एक्सपेरिमेंट सीखे थे उसमें आप यही सीखे थे ना कि आप जो भी हीट देंगे उस हीट से एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, दूसरा एक्सपेंड होगा। तो दिस इज द वर्क डन बाय सिस्टम, दैट्स व्हाई दैट वर्क हैव टू बी पुट विद नेगेटिव साइन। ये समझ में आ रहा है सबको? बाद में नहीं सोचेगा सर यहाँ प्लस या माइनस क्या कर दी, क्योंकि वर्क इज डन बाय सिस्टम, ठीक है। अब जरा देखो, हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं PV is equals to nRT, तो जहां हम लोग का P del V है, हम लोग जरूरत पड़ने पे nR del T भी तो लिख सकते हैं, जस्ट यूज दिस। तो आपके पास हो गया NCV del T is equals to NCP del T माइनस nR del T। देखो तो दोनों तरफ n del T कॉमन निकल के कट जाएगा, तो क्या आपके पास बचा CV is equals to CP minus R, सही है। तो आपके पास रिलेशन आ गया CP minus CV is equals to R, CP minus CV is equals to R। कोई दिक्कत नहीं समझ में? ठीक है, इसको कोई दिक्कत? अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप इस केस को कैसे डिस्कस करें? हाँ, आपको तो यहाँ टेम्परेचर ही चेंज करना है शुरुआत से, बात समझ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स आप फिक्स कीजिएगा, कंटेनर में बंद कीजिएगा, मोल कहीं नहीं जाए, टेम्परेचर ही तो बदलेगा। टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी कहाँ चेंज करेगा? इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आपको सिखाया गया था कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आपका डेली आ रहा है, डेलेच हो रहा है, तो सब बिना चेंजिंग टेम्परेचर पे तो नहीं, तो लिख क्लियर है। Cp minus Cv equals to R। अच्छा, कभी R का नेगेटिव वैल्यू पढ़े हो? कभी नहीं। R is always positive, R is always positive, R is always positive, और ये तभी पॉसिबल है जब Cp is greater than Cv। हमेशा ध्यान रखना, Cp is greater than Cv and Cp minus Cv is equals to R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? ये डायरेक्टली आ जाता है स्कूल में, सो बी केयरफुल, नोट करो।